पर जल्दी में इसके प्रोग्राम में आप इसके जो से तकलीफ आए हैं आपको तबीयत देते हैं और आपका शुक्रिया करते हैं। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में पहली मरतबा है। ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी अरसे से चल रहा है कि आज उसका 21वां प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा था अहले कलम से लिए। तो उसमें बुनियादी तौर पर हमारे बैकग्राउंड है, मंजर है, वो ये है कि हमारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर में मौजूद जो हमारे शोरा नसरनिगार हदीस दानश्वर वाक़िफ़ मौजूद हैं, वो लिखते पढ़ते हैं, लोग उनको पढ़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको ज़ाती तौर पर बहुत कम जानते हैं। उनके लिखने के पीछे क्या पस मंज़र है, उनके पीछे क्या वाक़यात हैं, उनकी ज़ाती लाइफ किस तरह है, उनकी ये सारी ग्रोथ किस तरह हुई, इवोल्यूशन किस तरह हुई, इसको समझने के लिए हमने तकरीब का एहतमाम किया। इस दौरान हमने आज कभी कभार हमारे यहाँ बाहर के दूसरे शहरों से भी मेहमान आ जाते हैं, बाहर के ममालिक से भी आ जाते हैं। तो जब कोई ऐसे हमें कोई पकड़ा जाए, हमारे आपसे मेहमान हमारा बन जाए, तो उनके मेहमान बनने का हम बड़ा फ़ायदा लें और दोस्तों से उनकी मुलाकात करें। तो आज इसी सिलसिले की 21वीं कड़ी है और मोहतरमा नूरुल्लाह शाह हमारे साथ हैं। हम उनसे भी शुक्रगुजार हैं और ये कमजोरी शुक्र उन्होंने हमें इज्जत दी और हमारी दावत कबूल की और आपसे मिलने के लिए उन्होंने वक्त हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और उसके शुक्रगुजार। मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, आप सबको तकरीबन जानते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा वक्त आपका नहीं ज़ाहिर कर रहा। उसके बावजूद भी मुमताज़ खावर हैं, वुमेन कमीशन की खबर मुमताज़ हैं, वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं। मेरे साथ असगरुद्दीन सैयद हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे मॉडल गवर्नर के सदर भी हैं। नूरुल्लाह शाह को आप जानती हैं, ईश्वर नाइक के मुताज हैं, प्रोफेसर फतेह मलिक हमारे क्रिएटिव भी हैं, स्कॉलर भी हैं। मुबीन मिर्ज़ा साहब हमारे फिक्शन राइटर हैं, पब्लिशर हैं, उसी के लिए इनका बहुत काम है। इसी तरह अमीर शाहिद साहब हैं, मंजर नकवी हैं, मुजाहिद साहब हैं, साथ हमारे दोस्त बहुत से सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, फैज़ कोसा साहब हैं, फौजा सईद साहब हैं, इमाम अहमद साहब, बोलो साहब, मंजूर मिस्री और हसन अब्बास साहब, और जो भी यहाँ सामने बैठे हैं उनके नाम आप सबके शुक्रगुजार हैं। अब शामिल बैठ भी हैं हमारे सामने हमारे सीनियर राइटर। तो इस प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह होती है कि हम आमतौर पर इसका 2-3 मिनट में तारुफ कराते हैं, क्योंकि हमारा आमतौर पर इसका या राइटर तारुफ का मोहताज नहीं होता है, हम उनको सुनने के लिए आते हैं। तो उनसे सुनते हैं और उनसे भी ये होता है कि उनसे पूछते हैं कि अगर वो खुद बोलना चाहें तो खुद बताएं कि उन्होंने किस तरह लिखने की इब्तिदा की, क्यों लिखने की इब्तिदा की, पीछे वजूहात क्या हैं, और उनके दौरान जो उनके अफसाने हैं या शायरी है या उसके अलावा प्ले हैं, तो उसके प्ले राइट के पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो जो उनके करेक्टर हैं वो कितने जेन्युइन हैं, वो कितने फिक्चर्स हैं और किस तरह उन्होंने उसको देखा है, वो भी खुल के बताएं। और उसके अलावा अगर वो पसंद करें तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बता सकती हैं, बचपन से लेकर अब तक के किस तरह उनकी ज़ाती ज़िंदगी गुजरी, बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, तो वो सारा हम अपने मेहमान पर छोड़ते हैं कि वो किस तरह बताएँ, किस तरह बताएँ। मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि नूरुल्लाह शाह सिंधी के साथ साथ उर्दू की बहुत अच्छी लिखने वाली फिक्शन राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं। उनके अफसाने बहुत मशहूर हुए, उनके अफसानों में आम आदमी की बात है, इसीलिए बहुत क्लिक होती है। उनके अफसानों में वो आम तौर पर जो ख़वातीन का रंग होता है, क्योंकि ख़वातीन के अफसाने हैं, ख़वातीन के लिए आपके लिखे देखो वो लोग कहीं नहीं हैं, वो एक इंसान एक आम आदमी के तौर पर चीज़ों को एड्रेस करती हैं, जिसमें यकीन ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। तो इस तरह हम लिखने के पीछे एक बड़ा पस मंज़र है। उनकी एजुकेशन पंजाब में हुई है, लाहौर में हुई है, ग्रोथ उनकी हैदराबाद में हुई है, आजकल कराची में मुकीम है। उन्होंने सिंधी में बहुत अहम ड्रामे लिखे हैं, बहुत से नाम आप लोगों को याद होंगे, जंगल, जलावतन और उसके बहुत से जो उनकी शार्ट स्टोरी भी इसी तरह बहुत सी उनकी अफसाने हैं मशहूर है और ड्रामे तो जगह पे है। उसके अलावा सोशल बहुत एक्टिव है और आप देखेंगे कि उनकी मतलब उनकी जो कहानियाँ हैं या जो उनकी शायरी है, वहाँ आपको उनका मुताला और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा बहुत तेज़ नज़र आएगा।
محسوس ہوگا کہ جہاں کوئی شاید صحافی والی بات بھی ہے، جو تیز صحافی ہوتے ہیں لیکن ان کے یعنی صحافت میں ادب ضرور ہے کہ وہ صحافت بھی کر رہی ہے، کالم بھی لکھ رہے ہیں اردو والوں کے لیے، لیکن ان کے ادب میں صحافت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. ادب میں وہ ایک ڈیپتھ ہے، وہ شارٹ اسٹوری ہو یا ان کے نظم ہوں، اور خاص طور پر آزاد ادب میں میں رکھے ہیں. اور اسی طرح جب ان کے کالم چلتے ہیں مختلف ایشوز پہ، تو ایشوز میں یقیناً وہ صحافتی رنگ ہے، مکمل صحافی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کو ان کی زبان کی وہ چاشنی، وہ الفاظ کا استعمال آپ کو محسوس کرے گا کہ اس کے پیچھے کہیں پہ کوئی سیریس لائف چھپا ہوا ہے. تو میں زیادہ مختلف وقت نہیں ضائع کرتا، میں ان کے حوالے مائک کرتا ہوں اس امید سے کہ آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں، لیکن اگر آپ اپنے بارے میں کوئی سچ بتانا چاہیں تو ہم آپ سے سوالات بھی کریں گے، لیکن اپنے بارے میں بتانے کے بعد سوالات کریں گے. مجھے صاحب بہت زیادہ کہہ گئے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میری بڑا آنر ہے اس جگہ بیٹھ کر آپ سب سے باتیں کرنا اور آپ سب سے ملنا، اور یہاں بہت سے ایسے چہرے ہیں کہ ابھی جیسے کشور آج صبح امریکہ سے پہنچی ہیں، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ محبت بہت بری چیز ہے. میں نے کہا واقعی کہ محبت آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن محبت بری ہے مگر کمال کی ہے. تو میری بڑا آنر ہے، بہت شکریہ. اپنے بارے میں کیا بتاؤں گی، مجھ میں ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے، ایک لمبے عرصے تک تو میں اپنا پورا، جب لوگ چہرے سے مجھے نہیں جانتے تھے تو میں اپنا پورا نام بھی نہیں بتاتی تھی جان بوجھ کے. کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو میں نور بتاتی تھی، تو سامنے والا کو نور تھوڑا انکمپلیٹ لگتا، اچھا نور جہان ہے یا کچھ بھی نہیں، صرف نور نام ہے. تو آہستہ آہستہ پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتی ہو. سچ بول سکتی ہوں، ذاتی طور پر شاید شرما جاتی ہوں اپنے ہونے پر. ایک عام انسان کی زندگی گزاری ہے میں نے، مزہ نہیں آئے گا کہتے ہوئے کہ یہ بڑا ہی عام سا جملہ ہے، مگر آنکھ کھولی تو دیکھا میں لکھتی ہوں. اور اسکول میں یا لاہور میں پلی بڑی، تو ان دنوں کوئی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اسکول کی کاپی کے پیچھے آپ نے آئے بائیں شائیں لکھی ہوئی ہو. تو اس طرح سے میں لکھتی تھی. بہت ہی چھوٹی عمر میں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں نے اپنے پر ایک ناول لکھا جو بچوں کا نہیں تھا. میرے بابا کہتے چڑھا مجھے بٹھا کر کہا لکھا بہت اچھا ہے تم نے، مگر تمہاری عمر نہیں ہے ابھی یہ لکھنے کی. تو بچپنا میرے اندر کبھی رہا نہیں، گڑیوں سے میں نے کھیلا نہیں. ایک رسالہ اس زمانے میں بچوں کی دنیا آتا تھا جو میں نہیں پڑھتی تھی، ابھی پڑھتی تھی، آتا میرے لیے تھا، میں نے کبھی نہیں کھولا. شاید میں ریئلٹی کے بہت قریب اس کو محسوس کرنے کی مجھ میں رہی. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری آبزرویشن شاید میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی عام لوگوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ گہری ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے ٹرین کا بہت بچپن میں سفر کیا ہے لاہور اور حیدرآباد کے بیچ، کیونکہ ہیں تو ہم وہیں کے. تو وہ ٹرین کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر میں نے کئی کہانیاں بنی جو آگے جا کر میں نے کئی کردار بنائے. اور کردار جو بنائے کہ میں گھر میں اکیلا بچہ تھی تو میں اپنی 9 10 بہن بناتی تھی تصور میں، اور وہ سب کردار ہوتی تھیں اور ان کی کہانیاں ہوتی تھیں. اور بعض کہانیوں میں میں خود کردار بن جاتی تھی، کبھی ہیرو بن جاتی تھی، کبھی ہیروئن بن جاتی تھی. تو یہ
شروع سے بچپن سے ایک چیز چلی آئی. اسی بچپن میں ایک ٹیچر مجھے پڑھاتی تھی. وہ کسی ایسے, مجھے نام نہیں پتا, کسی ایسے فلم ساز بیوی تھی جس کے انتقال کے بعد وہ اپنے 2 بچوں سمیت فٹ پاتھ پر آ گئی اور اپنا چہرہ چھپانے کے لیے وہ برقع پہنتی تھی. میں کلاس 4 کی میں پڑھتی تھی, تو تھوڑی سی سخت تھی, تو میں نے ان کے خلاف ایک نظم لکھی کافی کی دوسری طرف انہوں نے دیکھی. تو بتایا ہوگا نام, مجھے اتنا بھی یاد نہیں آ رہا, لیکن یہی لگی ہاتھ پکڑ کر کہ کئی برس کے بعد میرا جملہ یاد رکھنا کہ تم بہت اچھی رائٹر بنو گی. اس طرح کی بچپن سے میں گزری. لڑکوں کی طرح کھیلی, درختوں پر چڑھنا, ہاکی کھیلنا, سائیکل چلانا وغیرہ وغیرہ. پھر 2 منٹ کا دور تھا اور بابا میری یہاں لاہور میں پریاپ میں تھے. پھر 2 منٹ ختم ہوا, ہم حیدرآباد گئے. وہاں ایک اور سماج میرے سامنے آیا. وہ پتہ چلا کہ گلیوں میں نہیں جا سکتی, سائیکل میں نہیں چلا سکتی, ہاکی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور ایک اور ماحول. مجھے کہانی کا بنانے میں میری ماں کا بڑا ہاتھ ہے. میری والدہ فیوڈل سسٹم سے تھی, فیوڈل کلاس سے تھی, اور اس سسٹم کا ایک حد تک نہیں بلکہ شکار بھی ہوئی تھی, اور اس حوالے سے کے اندر بڑا دکھ تھا اور احتجاج تھا جو بہت چھوٹی عمر میں وہ میرے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی. ان کو باتیں کرتے ہوئے ان کا جملہ بہت خوبصورت ہوتا تھا. بولتی تھی تو آج میں سوچتی ہوں کہ ڈائلاگ بولتی تھی اور سندھی میں بولتی تھی. کمال کی سندھی کی بہت فصیح و بلیغ زبان بولتی تھی جو شاہ عبداللطیف بٹائی کے بیتوں میں لکھتی ہے. اور والد کا بھی مجھے شاعری رائٹر بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے جنوں پر بھوتوں کی کہانیاں نہیں سنی. ساتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ بہت توجہ دیتے ہیں, تو ساتھ میں لٹا کر مجھے تاریخ سے کئی کہانیاں سنائیں مجھے, اور ان کرداروں سے میں بہت ہی چھوٹی عمر سے آشنا ہوئی. پھر جب میں حیدرآباد گئی تو میں نے ایک فیوڈل سسٹم پرسنلی دیکھا جو اماں سے سنا تھا, اور یہ دیکھا کہ میرے اندر پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر احتجاج ہے. وہ کہ میں باہر سے آئی تھی مگر بول دینا, لڑ پڑنا یہ کشور کی طرح قدرت کی طرف سے تھا, اور آج بھی ایسے ہی ہوں. شاید شادی بھی, 4 بچے ہیں میرے. عربی کا میرا یہ ہے, میں نے سندھی میں اچھا میں نے وہی جب لکھنا شروع کیا تو اردو میں لکھنا شروع کیا, اور بہت جلدی میں سندھی کی طرف چلی گئی. سندھی مجھے نہ لکھنی آتی تھی, نہ بولنی آتی تھی, نہ پڑھنی آتی تھی. پنجابی مجھے آج بھی سمجھ آتی ہے. اگر میں کوئی ایسی چیز مل جائے پنجابی ادب میں پڑھ بھی لیتی ہوں, اور پنجابی شاعری, صوفیانہ شاعری اس کی تو میں عاشق ہوں, لیکن اپنی مادری زبان سے میں اتنی آشنا نہیں تھی. پھر اچانک میں نے اس کی کچھ سیاسی وجوہات بھی, حالات بھی اس کا ایک سبب تھے, اس کو بھی ہم یہاں نہیں اس میں بات کروں گی. خیر میں نے سندھی میں پھر لکھنا شروع کیا. مجھے پتہ نہیں تھا, میرا اتنا سوسائٹی کے ساتھ ابھی انٹریکشن نہیں تھا. پتہ چلا کہ میں نے جو 1-2 کہانیاں لکھی ہیں اس میں بڑا ہنگامہ مچ گیا ہے.
सिंध के बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बड़े ताकतवर ख़ानदान के बुजुर्ग बड़ा नाराज़ हुए, बड़ा सियासी मसला हो गया। भुट्टो वो अखबार जिसमें जो कहानी छपी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी का अखबार था और भुट्टो गवर्नमेंट नहीं आई थी। मामला भुट्टो साहब तक पहुँचा कि उन्होंने किसी को कहा, एडिटर जो थे वो सिराजुल हक मेमन सिंध के बहुत बड़े राइटर, उसके चीफ एडिटर थे। मेरे कज़न थे जो कमर जमान शाह, जो नवीन कमर जो इस वक्त हैं, उनके वालिद, तो उन्हें कहा गया कि इस मामले को हल करो। सिराज साहब ने, उन दोनों ने कहा उसको नहीं रोक सकते, ये काम हम नहीं करेंगे। एक तो उसकी उम्र इतनी नहीं है कि आप उसको इतना इशू बनाएं, और 17 साल उम्र हो गई मेरी जब मैंने 16 साल उम्र वो अफसाना। फिर मैंने दाढ़ी लिखना शुरू किया, पता चला कि सिंधी समाज में तो बहुत ही हंगामा मच रहा है। सोसाइटी के साथ मेरा करीबी रिश्तेदारों के अलावा इतना इंटरेक्शन ना होने की वजह से बस सुन लेती थी मैं। फिर वक्त के साथ साथ ऐसे लोग भी मिले जो कहते थे कि जो इस क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, तो कहते थे कि हमें तो बशर्म आती है। ऐसे भी लोग मिलते थे जो बड़े फखरिया अंदाज से मुझे इनकरेज भी करते थे। उन्हीं दिनों मैंने इसी कम उम्र के ज़माने में मैंने जंगल ड्रामा लिखा, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, और ससुराल भी फ्यूडल से थी, और वो भी तजुर्बा किया मैंने कि औरतों को किस तरह बंद रखा जाता है, और गाड़ियों को, उनके शीशों को मट्टी लगाकर औरत को कैसे बाहर को निकलती है। और पढ़ाई का तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का है भी नहीं, हॉस्पिटल जाने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस बात पर मुझे आज खुशी होती है, वो कि मेरा इन लॉ से ताल्लुक़ नहीं रहा, वो मामला खत्म हो गए। लेकिन 30 साल के उस अरसे में जो उनके साथ में मेरा ताल्लुक़ रहा, मैं उनकी बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ तक ले गई, मैंने उन्हें एडमिशन्स दिलवाए, उन्हें हॉस्टल्स में रखा, उन्हें वो कर गुजरी जो मुझे करना चाहिए था। इस दौरान जो ड्रामे लिखे, एक थॉट मेरा ये रहा हमेशा कि बगावत आप बाहर खड़े होकर नहीं कर सकते, एहतजाज आपका किसी काम का नहीं है। आप उस माहौल में बैठे, जगह बनाएं, बोलें, मुकदमा लड़ें दूसरों का, और कायल करें दूसरों को कि आप सही हैं, वो काम करें। ज़िंदगी के उस हिस्से में वो भी किया। जंगल ने बड़ा तहलका मचाया, लोग आज तक, बहुत पुरानी बात हो गई है, आज की नस्ल को पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा, धमकियाँ भी मिली, बहुत कुछ हुआ। फिर दूसरे ड्रामे लिखे BTV पर, उर्दू में सारे, सिंधी से मैं वापस उर्दू की तरफ भी आई, और 4 मेरी कहानियों के मजमूए हैं, एक शायरी का मजमूआ है सिंधी में। आजकल मैं इसके बाद पिछले 10-12 साल से मैं डिफरेंट चैनल्स पर उनको हेड करती हुई आ रही हूँ, और इसमें हम जियो, A+, और आजकल कंट्रोवर्शियल चैनल पर, गूगल पर, और उसके एंटरटेनमेंट पर, न्यूज़ की नज़र में डाल रही हूँ। तो जैसे मुझे साहब ने बताया, मैं कॉलम्स भी लिख रही हूँ, और उर्दू में शायरी भी कर रही हूँ। उर्दू में मैंने रिसेंटली कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, जो छपी हुई हैं। यही हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ताली बजाए आपसे बात करना चाहेंगे बहुत से लोग। सवाल मैं अपने 26 साल की उम्र में जनरल लिखा 83 तो उस वक्त हम लोग बच्चे
दीवारें आ चुका था जी। अब्दुल कादिर जलील साहब, लेकिन जो आपने स्टोरी दी और फिर एक गाँव की लड़की को जो ताकत जो आपने अदर एंड, ये हमारा मुआशरा वही है फ्यूडल, और उसी सोच में हम जी रहे हैं। लेकिन उस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया और अंदर करेज दी अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कॉलेजेस को तक लेके जाने के लिए। और मैं ये हैरान, आप 26 ईयर्स में इतनी पैशनेट और इतनी बड़ी आपने वो लिखा और उसको आप लोगों एक चैनल का मजा। और दूसरा एक छोटा सा सवाल आ रहा है, मार्गी जब आपने लिखा, मैंने जब वो मार्गी देखना शुरू किया तो मेरा ये क्या था कि आप पुराने मार्गी को मॉडर्न उस माहौल में पिक करेंगे, लेकिन वो वही फ्यूडलिज्म के साथ ही वही रास्ता, इसकी कुछ थोड़ी सी आप निकालेंगे। मार्गी जब लिखा तो मैं बड़ी हो चुकी थी। जंगल जब लिखा तो ये सोशल मीडिया तो था नहीं, सहाफ़ी आते थे रोज़ाना 1-2 इंटरव्यूज में चलते थे। ये चीज़ है मेरे अंदर से आई, मैंने लिख लिया। उसमें एक गलती ज़रूर मैंने की है जो बाद में वक्त के साथ कुछ मेरे साथ नहीं बल्कि सिंधी सोसाइटी के साथ वो चलती रही है। मेरा माइंड है बहुत क्रिएटिव है एक्चुअली। ये मैं नहीं एक राइटर की हैसियत से मैं अपनी तारीफी जुमला नहीं कह रही, वैसे भी मैं समझती हूँ कि बहुत क्रिएटिव है। तो उसको मैंने एक हक बख्शवाने की एक रस्म थी जो मैंने क्रिएट की। कुरान रखवा, सब क्रिएशन थी मेरी। कुरान रखवाया, दुल्हन बनाया, सेज बिछाई, लड़की को बिठाया, ये वो। वहाँ से बात, अब मेरा मेरी अभी ज़िंदगी का तजुर्बा भी इतना नहीं था मेरा, तो वहाँ से ये बात शुरू हो गई। इस सिंध में कुरान से शादी करवाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हक बख्शवाना और चीज़ है। ये गलती मेरी थी जो आज तक कौम समाज नहीं कहती, मैं कौम जो भुगत रही है उसको। अब मुझे हर जगह उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो आप कहता है कि मुझे उसको वो अल्लाह मियाँ को उसको ब्लैकमेल करना होता है। अल्लाह मियाँ को वो कि क़यामत के दिन जब वहाँ मैं आऊँगा तो वहाँ मैं कहूँगा बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया, तो अल्लाह को गवाह बनाकर कह दो कि मैंने प्रॉपर्टी भी माफ़ की, शादी का हक भी माफ़ किया, क्योंकि शादी करने से प्रॉपर्टी जो है वो जा रही है। तो ये है हक बख्शवाना। ये मैंने जंगल में किया था, तो हाँ आज तक नहीं पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहूँगी आपसे सर ये कि जैसे आपने फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ लिखा और आपने लिखा उसकी एक्सपेक्टेशन उन लोगों की है, तो क्या नूरुल हुदा शाह को वहाँ पे चैलेंजेस का सामना रहा? अचानक मैंने पढ़ा टेलीविज़न पर कि मैं मिनिस्टर हो गई हूँ, तो पॉलिटिकल फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है, जैसे मैंने अभी बताया। सब जमा हो गए कि तुम्हें नहीं इनकार नहीं करना है, क्योंकि मैं हो गई। पहले दिन मीटिंग हुई, तजुर्बा था। पहले दिन मीटिंग हुई, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जी ये सब बैठे, तारुफ हुआ सारा। मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ, मैं आई तो 3 महीने के लिए, तो कितने पैसे 3 महीने में बनेंगे? उससे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसने सेक्रेटरी ने सोच के कहा कि मैडम आप ज़रा एहतियात से कीजिएगा, तो बताओ तो सही पैसे कितने होंगे? आप 3 महीने में 3 करोड़ करें, इससे ज़्यादा ना करें। बस 3 करोड़ 1 महीने। मैंने कहा उस बेचारे को, वो बड़ा स्टूडेंट लाइफ में बड़ा मेरा मजा आ रहा था। उसको तो एक बेचारा चकरा गया कि ये कैसी बातें कर रही है। और मेरा दिलचस्प इससे भी ज़्यादा तजुर्बा ये था इसमें कि मैं जियो में थी और मैं वहाँ पहुँची तो HR का बंदा दूसरे दिन रेजिग्नेशन लेटर लेकर आया कि साइन कर दिया। अब जियो में मैं थी कोई 5.5 लाख की सैलरी पर, मैंने तो साइन कर दिया। बड़ी फैमिली है, बच्चे 4 बच्चे हैं, ये सारा।
दिल्ली का बिल आया, वो 75,000 का था। मैंने अपनी कज़न को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे तनख्वाह मिली है 75,000 से, पता था कि मैं परेशान हूँ स्ट्रक्चर। तो ये बड़े दिलचस्प तजुर्बे, आवाम से क्या वास्ता पड़ा। मेरा सबसे बड़ा मेरी ये जो खौफनाक बात थी वो ये थी कि इलेक्शन का वक्त करीब था, कराची के हालात ठीक नहीं थे और मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। अगर कोई मुझे मीडिया से, किसी चैनल से कोई भी कॉल आ जाती थी इस वक्त ये हो गया है, तो मैंने फाइनली कहना शुरू कर दिया कि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकती केयरटेकर गवर्नमेंट को। जो हुआ है वो पहले से होया हुआ है और इसका रिजल्ट आगे है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ, मैं कहूँ हम इसके जिम्मेदार नहीं है, मैं कहूँ फलां इसका जिम्मेदार है, ये नहीं कर सकती। तो आज भी मैं जब डिफरेंट चैनल्स पर आजकल और इससे पहले भी पार्टीज पर आए हुए जो भी इल्ज़ाम होते हैं और उन लोगों को जब दूसरों के बचाव में बोलता हुआ देखती हूँ तो मुझे अपना वो याद आता है कई बार कि दूसरों के खामियों और गुनाहों और गलतियों पर इस लेवल पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा गर्वनाक काम है, मगर बहुत मेरा सवाल ये है कि परसेप्शन बन गया 2000 में मैंने बहुत साल बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदी में कि राइटर को, मैं आज भी नहीं कहती, उस दिन पहले भी मैं कहीं बैठी थी, दीवारी की मैं कुछ नहीं कहती, जंगल की मैं कहती हूँ कि जंगल की टाइमिंग गलत थी। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें हमारे यहाँ लोग आदि नहीं हैं अपने लिए सच बोलने के लिए। मैंने उसमें अपने लिए ये बोला कि मैंने जिस उम्र में जंगल लिखा मुझे अंदाज़ा नहीं था इसकी टाइमिंग गलत है। वो कि मैं अवेयर थी पूरे उस माहौल से और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे कभी कोई इंस्ट्रक्शंस मिले हों, बल्कि 2-3 बार मेरी हाजिरी लगी PTV पर। एक जुमला था उसमें छोटा सा कि 2 शेर जो हैं वो एक घाट से पानी नहीं पी सकते। तो अब्दुल करीम बलूच साहब को उनका फ़ोन आया, हैदराबाद जितना फ़ोन है कराची, मैं पहुँच गई, मेरी नौकरी का सवाल है, फ़ौरन पहुँचे। वहाँ उनके ऑफिस में PTV के MD थे, MD साहब आज मुझे नाम ये बताएं इस डायलॉग का मतलब क्या है? समझी नहीं बात। मैंने कहा डायलॉग का मतलब है कि 2 शेर पानी नहीं पी सकते घाट से, वो तो शेर और बकरी होता है, आपने 2 शेर लिखे हैं। मैंने कहा इसलिए कि शेर और बकरी तो मुहावरा है, ये तो डायलॉग है, मैंने डायलॉग लिखा है। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने शेर कहा है गुड्डू को और दौड़ता ज़िया और दूसरा शेर आपने कहा है ज़िया को। मेरे मुँह से बेज़ियार निकल गया। मैंने कहा ज़िया शेर है क्या? देखा जनरल मैनेजर को, बलूच साहब को, उन बेचारों ने सर नीचे कर दिया, मुझे तब देख कर शिकवा बड़े अंदाज में। मैंने कहा देखिए, मैंने खुद को भी इस लेवल पर शायद पहली बार सुना कि मैं बोल रही हूँ। मैंने उनको कहा देखिए मैं ज़िया को शेर नहीं समझती।